हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 का स्पेशल प्रैक्टिस बैच दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस बैच का अध्ययन करेंगे, जो विभिन्न विषयों जैसे दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स व जनरल साइंस पर आधारित हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसका अध्ययन करना आरंभ करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है। आप इसे इंडियन ज्योग्राफी से भी जोड़ सकते हैं और दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। भारत की मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों, दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता रहती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, राजस्थान की मृदा सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय हो गई है। और हमारा तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु पोटास और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। ये तीन स्टेटमेंट हैं दोस्तों। नीचे हमारा कूट है, हमें अपने आंसर देने हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन का अपना आंसर निकालते हैं। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट। तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है, दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। यहाँ तक तो दोस्तों हमारा ठीक है। दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में होता है। इस मृदा में, लेकिन दोस्तों इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की अधिकता रहती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप लोग दलदली मृदा के बारे में जानते हैं। दलदली मृदा एक लवणीय मृदा होती है। इसमें दोस्तों फास्फोरस व पोटास तत्वों की अधिकता प्रचुरता नहीं बल्कि कमी पाई जाती है। तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ से गलत हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा एलिमिनेशन करने का कोशिश करेंगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारे विकल्प ये भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमें सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। और ये कट जाने के कारण दोस्तों हमारा स्टेटमेंट विकल्प नंबर सी भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। अब हमारे पास दोस्तों केवल 2 विकल्प रह गए, विकल्प बी और विकल्प सी डी। चलिए दोस्तों अब हम अपना दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राजस्थान की मृदा सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय हो गई। लवणीय मृदा में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता होती है। तो इस कारण से दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान की मृदा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों राजस्थान की मृदा सोडियम व मैग्नीशियम की अधिकता के कारण लवणीय हो गई। बिल्कुल सही दोस्तों, लवणीय मृदा आप लोग जानते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों देखते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर हम अपने आंसर पे जाएंगे तो हमारा विकल्प नंबर डी कट जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरा नंबर स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो गया है। हमारा आंसर भी निकल गया है दोस्तों, जो विकल्प नंबर बी बनना है। लेकिन चूंकि ये स्टेटमेंट है दोस्तों, इसलिए हम तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। एग्ज़ाम हाल में मालूम नहीं दोस्तों कि हमें कौन से स्टेटमेंट कहाँ से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़ें, उनका दोस्तों रिवीजन करें, ताकि एग्ज़ाम हाल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या स्टेटमेंट के जो दोस्तों विकल्प होते हैं वो आपको जाने पहचाने से लगें और आप एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर अपने आंसर तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ये बिल्कुल सही दोस्तों। लेटराइट मृदा में लौह ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु पोटास और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, परंतु पोटास और नाइट्रोजन तत्वों की कमी होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, हमारा दूसरा और तीसरा यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो रहा है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं, बी और सी, 2 और 3। तो दोस्तों विकल्प नंबर बी 2 और 3। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देखते हैं, पुनः अपने अगले क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन है, आप इसको पढ़ लेंगे। आप रिवाइंड
इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप प्रिपेयर रहेंगे। हमारा आंसर दोस्तों बी आया था। 2 और 3 दो स्टेटमेंट हमारे सही थे इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं। दलदली मृदा का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में, दोस्तों अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में, ये तो बिल्कुल यहाँ तक सही था, बड़ी मात्रा में, लेकिन दोस्तों बड़े कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है, कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है। वहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट में अधिकतम लिखा था, तो दोस्तों इस नाते हमारा वो स्टेटमेंट गलत गया था। यहाँ पे दिया हो दोस्तों कि इस मृदा में फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है। लवणीय मृदा, दोस्तों लवणीय मृदा के बारे में देखते हैं, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में विस्तृत है। आप लोग जानते हैं दोस्तों लवणीय मृदा शुष्क, अर्धशुष्क या निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस मृदा में सोडियम, दोस्तों आप लोग जानते हैं जहाँ नमी शुष्कता पाई जाती है वहाँ सोडियम तथा मैग्नीशियम के कारण दोस्तों उनके तत्वों की अधिकता होती है, के कारण मृदा में लवणीय गुण उत्पन्न हो गए हैं या उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों उसको भी रिवीजन करते हैं। लेटराइट मृदा में ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है। ये बिल्कुल सही गया था दोस्तों, यहाँ पे दिया भी है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेन है। आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें दोस्तों और रिवीजन ज़रूर करें। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से एक गलत कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों हमें इसमें ये 4 स्टेटमेंट हमारे पास है, हमें इसमें एक गलत कथन है, उसको दोस्तों उसका पहचान करना है गलत कथन का। इस चीज़ को आप बराबर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट में दिया रहता है जो हाईलाइटेड नहीं होता है कि हमें सत्य बताने हैं या असत्य बतानी है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों असत्य बताने हैं। हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, हमें गलत कथन की पहचान करनी है। जो चलते हैं दोस्तों अपना पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय है। पहला दिया गया दोस्तों, भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरीय, बिल्कुल सही दोस्तों। आप लोग राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर जानते ही हैं सहकारी बैंकों का। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, हमें क्योंकि गलत बताने हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राज्य सहकारी बैंक जो होता है दोस्तों वो संबंधित उस राज्य का शीर्ष बैंक होता है, ये कहा जा रहा है दोस्तों आपके स्टेटमेंट नंबर 2 में। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा हमारा सही है, हमें गलत निकालने हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक सहकारी समितियां कृषकों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण, तो दोस्तों हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे सी नंबर गलत हो रहा है। लेकिन हम दोस्तों चौथा स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। केंद्रीय जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर तथा ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। हमारा चौथा सही, यानी पहला भी सही गया दोस्तों, दूसरा भी सही गया और चौथा भी सही गया। चूँकि हमें गलत बताने थे दोस्तों, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है दोस्तों। अभी थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेन करके बराबर इसको दोस्तों एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर होगा विकल्प नंबर सी। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो रहा है दोस्तों विकल्प नंबर सी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों इसका। ये हमारा एक्सप्लेन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर इसको ज़रा अध्ययन कीजिए। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा 3 स्तरीय है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जिसमें शीर्ष स्तर पर संबंधित राज्य में सहकारी बैंक, स्टेटमेंट नंबर जो 2 हमारा था दोस्तों यही था। संबंधित राज्य में राज्य सहकारी बैंक शीर्ष स्तर पर, दूसरा दोस्तों जिला स्तर पर, और केंद्रीय जिला सहकारी बैंक तथा सबसे निचले स्तर पर ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियाँ होती हैं। ऋण समितियाँ दोस्तों, ऋण समितियाँ नहीं लिखा, ऋण समितियाँ होती हैं। प्राथमिक ऋण समितियाँ या सहकारी समितियाँ की दोस्तों सड़कों नहीं है, यहाँ पे ये शब्द गलत लिख गया कि समितियाँ को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं,
जो हमारा चौथा स्टेटमेंट था दोस्तों। यानी इसको एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। भारत में सहकारी बैंकों का ढांचा 3 स्तरीय है, जिसमें शीर्ष स्तर पर दोस्तों संबंधित राज्य सहकारी बैंक हम लोग जानते ही हैं, अभी पढ़ भी चुके हैं। जिला स्तर पर फिर दोस्तों दूसरा है, और तीसरा दोस्तों ग्रामीण स्तर पर है। इस तरह से 3 समितियाँ हो रही हैं। प्राथमिक ऋण समितियाँ या सहकारी समितियाँ अल्पकालीन व मध्यकालीन दोनों प्रकार के ऋण हमें उपलब्ध कराती हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों मथुरा गंधार शैली, ये हमारा दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से सवाल है। मथुरा और गांधार कला में असमानता से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, असमानता से संबद्ध। चलिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मथुरा शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का आभास नहीं मिलता। मथुरा शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का आभास नहीं मिलता, किंतु गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति में आध्यात्मिकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट, मथुरा कला यथार्थवादी है, जबकि गांधार कला आदर्शवादी। और तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों पढ़ते हैं। मथुरा कला के तहत लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, तथा गांधार कला में गहरे नीले तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों। नीचे हमारे कूट है, जो कि हमें इसके दोस्तों कथन को निकालने हैं। असमानता से सम्मत दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या है दोस्तों स्टेटमेंट, मथुरा शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का आभास नहीं मिलता। आध्यात्मिकता का आभास नहीं मिलता, आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। किंतु गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्ति में आध्यात्मिकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों पहला, जो कि गलत है दोस्तों। असमानता से संबंध यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हमारा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, क्योंकि आध्यात्मिकता का आभास यहाँ पे दोस्तों मिलता है। मथुरा शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का आभास मिलता है, किंतु गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियों में आध्यात्मिकता का स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होती। ये हमारा स्टेटमेंट नंबर ये कि यहाँ पे दोस्तों आंसर की दृष्टिकोण से गलत है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मथुरा कला यथार्थवादी जबकि गांधार कला आदर्शवादी, दूसरा भी हमारा गलत है दोस्तों। स्टेटमेंट को उलट दिया गया दोस्तों। मथुरा कला यथार्थवादी जो कि गलत है, जबकि गांधार कला आदर्शवादी, ये हमारा उलट दिया गया स्टेटमेंट दोस्तों। इस कारण से दूसरा भी गलत हो रहा है। और तीसरा पढ़ते हैं दोस्तों, मथुरा कला के तहत लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल सही दोस्तों। मथुरा कला के तहत मथुरा कला के तहत दोस्तों किस कला का प्रयोग, किस पत्थर का, लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, तथा गांधार कला में गहरे नीले तथा काले पत्थर का प्रयोग हुआ। बिल्कुल सही दोस्तों, तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर सी, केवल 3। यहाँ पे दोस्तों हमारे आंसर बन रहे हैं केवल 3, विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको स्पष्टता मिल सके दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर का। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, मथुरा कला आदर्शवादी है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए, मथुरा कला आदर्शवादी है हमारा पहला स्टेटमेंट। इसमें काल्पनिकता को दिखाने पर अधिक बल दिया गया है। काल्पनिकता को दिखाने पर अधिक बल दिया गया है, न कि यथार्थवादी। इस कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा शैली का महत्वपूर्ण योगदान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। गांधार कला के अंतर्गत मूर्तियों में शरीर की आकृति को सर्वथा यथार्थ दिखाने का प्रयत्न किया गया है। आगे है दोस्तों, शरीर की संरचना के प्रत्येक आयाम दोस्तों यहाँ लिखा है को पूर्ण आनुपातिक ढंग से यथार्थ और सजीव बनाने की चेष्टा की गई है। इसमें लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट था दोस्तों, जबकि गांधार कला में गहरे नीले का रंग का प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दोस्तों सूची से है, हमें मिलान करने हैं। एक तरफ हमें दोस्तों डीपीएसपीएस के यानी नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे जुड़े विषय दिए गए हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको मिलाने का प्रयास करते हैं।
हमारे पास दोस्तों अनुच्छेद 40 है, 41 है, 44 है और 48 है। तो इसको हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इस तरफ हमारे विषय दिए गए हैं, ग्राम पंचायत का गठन, काम करने का अधिकार, समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 दोस्तों ग्राम पंचायत गठन, ये बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें कुछ भी हमें रिवाइंड नहीं करने हैं। आप लोग यहीं से डायरेक्ट याद कर लीजिए। अनुच्छेद 40 हमारा ग्राम पंचायत का गठन है दोस्तों, इसको बराबर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 41 हमारा काम करने का अधिकार है, हमारा दूसरा भी बिल्कुल मिल रहा है। अनुच्छेद 44 दोस्तों समान नागरिक संहिता, इसको आप दोस्तों ऐसे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे 44 है दोस्तों, 44 दिया है मतलब समान है ये, तो समान नागरिक संहिता आप लोग जानते हैं ये गोवा में कानून लागू है केवल भारतवर्ष में। और चौथा देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, बिल्कुल सही दोस्तों। अनुच्छेद 48 नीति निर्देशक सिद्धांत में आप लोग पढ़े होंगे, कृषि एवं पशुपालन का गठन इसमें दिया गया है दोस्तों। तो ये सारे आपके बराबर मिले हुए हैं, आप यहीं से इनका रिवीजन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा बन रहा है ABCD का 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम लोग विकल्प में देखेंगे दोस्तों। तो विकल्प नंबर दोस्तों इस तरह से हमारा ए बन रहा है, हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका रिवीजन भी कर लेते हैं और पुनः अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। हमारा आंसर ये आया था 1 2 3 4। अब आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल्स 40 है दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन, 41 है दोस्तों काम करने का अधिकार, 44 है दोस्तों समान नागरिक संहिता और 48 है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का गठन। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई? दोस्तों इकोनॉमिक्स में भी मान सकते हैं इसको, ज्योग्राफी में मान सकते हैं, करंट भी मान सकते हैं, स्टैटिक जीके में भी इसको आप मान सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों फैक्चुअल यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको 4-6 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी दोस्तों आप प्रिपेयर रहें। इस कारण से दोस्तों हम इम्पोर्टेंट समझ के इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डाल दिए हैं। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय से संबंधित है? केवल हमें इसमें यही बताने दोस्तों उस मंत्रालय का नाम। तो दोस्तों आबिद हुसैन समिति आपका उद्योग मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। किस मंत्रालय से दोस्तों? उद्योग मंत्रालय से, यानी हमारा विकल्प नंबर बी यहाँ सी यहाँ पे आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यह आपका दोस्तों एक्सप्लेन या आप आंसर मान सकते हैं। आबिद हुसैन समिति उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत नेट परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? भारत नेट परियोजना दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर एरिया से दोस्तों हर विषय से जितने दोस्तों संभावनाएं बनती हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, उतने क्वेश्चन दोस्तों आपको सारे यहाँ पे अध्ययन कराए जाएंगे। दोस्तों आप कॉन्सेंट्रेट होकर इनका अध्ययन करें, रिवीजन करें, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम हॉल में आप अपने आप को सहज महसूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आंसर्स या स्टेटमेंट कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल आपको जाने पहचाने से लगे, आप उनका दोस्तों एलिमिनेशन पद्धति से आंसर दे सकें और दोस्तों प्रीलिम्स आप क्वालिफाई कर सकें। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत नेट परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित ये हमें बताने दोस्तों। तो हमारे पास 4 मंत्रालय के नाम दिए गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों भारत नेट परियोजना संचार मंत्रालय से संबंधित है या संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी। भारत नेट परियोजना आप लोग न्यूज़ में अगर दोस्तों देखते होंगे तो इस चीज़ को आप जानते होंगे, भारत नेट परियोजना संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर बी। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देखेंगे दोस्तों, पुनः अपने अगले क्वेश्चन पे आगे चलेंगे। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन है, भारत नेट परियोजना संचार मंत्रालय द्वारा संबंधित है, जो कि हमारा दोस्तों क्वेश्चन था। इसका दोस्तों थोड़ा सा और दिया है इसलिए उसको भी देख लेते हैं। इसका उद्देश्य देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए है।
भारत नेट परियोजना का लक्ष्य जो है दोस्तों 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए है। यह 100% मेक इन इंडिया के तहत कार्यान्वित है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला दोस्तों देखते हैं, यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क कार्यक्रम है। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कार्यक्रम है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारे सामने है दोस्तों, सूडान तुल्य जलवायु वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन है। हम लोग इसको पढ़ते हैं। सूडान तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करने हैं दोस्तों। चलिए, स्टेटमेंट नंबर 1 है दोस्तों हमारा, इस जलवायु का मुख्य लक्षण एकांतर से गर्म ग्रीष्म ऋतु और शुष्क शीत ऋतु है। दोस्तों आप स्टेटमेंट को कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। इस जलवायु का मुख्य लक्षण एकांतर से गर्म और ग्रीष्म ऋतु जो है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु और शुष्क शीत ऋतु है दोस्तों, शुष्क शीत ऋतु है। दूसरा नंबर दोस्तों स्टेटमेंट देखते हैं, न्यून दैनिक तापांतर इस जलवायु का लक्षण है। न्यून दैनिक तापांतर इस जलवायु का लक्षण है। दोस्तों आप कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल स्टेटमेंट को पकड़ते हुए पढ़िए। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों, अफ्रीका में बहने वाली हरमटन इस जलवायु क्षेत्र की स्थानीय पौन है। दोस्तों हरमटन का नाम आप लोग सुने होंगे, इसका अपना नाम दोस्तों, इसको डॉक्टर पौन के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका गिनी के तट पे दोस्तों ये पौन चलती है, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, वहाँ की स्थानीय पौन है। दोस्तों हम विश्व भूगोल में इसको अच्छे से अध्ययन कराएंगे। हरमट्टन इस जलवायु क्षेत्र की स्थानीय पौन है, ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। इस जलवायु में पार्कलैंड वनस्पति पाई जाती है। चौथा स्टेटमेंट है, नीचे हमारा कूट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। सूडान तुल्य जलवायु के बारे में अब इसको दोस्तों हम लोग कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं और इसका पुनः आंसर निकालते हैं। इस जलवायु का मुख्य लक्षण एकांतर से गर्म ग्रीष्म ऋतु और शुष्क शीत ऋतु है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप हरमटन से भी दोस्तों थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं, तो भी दोस्तों आप स्टेटमेंट नंबर को एक को एलिमिनेशन कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा यूपीएससी में किया जाता है, कहीं से भी दोस्तों आप इंटरलिंकिंग कीजिए, आप थोड़ा एलिमिनेशन कीजिए और अपने आंसर को निकालिए। दोस्तों सब कुछ दोस्तों आपको पढ़ा नहीं मिलता, आप लोग जानते होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में हमें काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होकर दोस्तों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, एलिमिनेशन पद्धति को अपनाना पड़ता है दोस्तों, और कूट के माध्यम से आंसर निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप हरमटन के बारे में जानते होंगे, तो विकल्प नंबर ये का गेस आपको दोस्तों, स्टेटमेंट नंबर 1 का गेस आपको मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, हमारा दूसरा क्या कह रहा है, न्यून दैनिक तापांतर जलवायु का लक्षण बिल्कुल गलत है दोस्तों। आप यहाँ ग्रीष्म और शुष्क ऋतु के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको देखें न्यून दैनिक तापांतर यहाँ पे नहीं, आपको दैनिक तापांतर अधिकांश देखने को मिलेगा। इस तरह से दोस्तों हमारा विकल्प नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब 2 चूँकि गलत हो गया दोस्तों, तो हम लोग तुरंत विकल्प पे भागेंगे। विकल्प में दोस्तों हमारे ये गलत चला जाएगा क्योंकि हमारा 2 गलत चला गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत होने के कारण हमारा विकल्प नंबर ये यहाँ पे गलत होगा, विकल्प नंबर बी भी गलत होगा दोस्तों, और विकल्प नंबर हमारा डी भी गलत होगा। दोस्तों देखिए हमने ये एलिमिनेशन किया केवल 2 को, और हमारे दोस्तों आंसर सामने आ गए हैं सी। लेकिन दोस्तों हम सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तीसरा स्टेटमेंट दोस्तों, अफ्रीका में बहने वाली हरमटन इस जलवायु क्षेत्र की स्थानीय पौन है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इस जलवायु में पार्कलैंड वनस्पति मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा दोस्तों 2 गलत हो रहा है, हमारे 3 स्टेटमेंट अपने आप छट गए और हमारा आंसर आ गया है दोस्तों 1, 3 और 4, जो कि विकल्प नंबर हमारे सी में दिया गया है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करेंगे और पुनः अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दोस्तों, सूडान तुल्य जलवायु के बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, आपको दोस्तों समझिए और पुनः हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूडान तुल्य जलवायु का मुख्य लक्षण, ये देखिए दोस्तों, सूडान तुल्य जलवायु का मुख्य लक्षण ये एकांतर से गर्म ग्रीष्म ऋतु और शुष्क होती है। अफ्रीका में बहने वाली हरमटन जलवायु क्षेत्र की स्थानीय पौन है, जो हम लोग देख ही चुके दोस्तों, और इस जलवायु में पार्कलैंड वनस्पति पाई जाती है, जो कि हमारा लास्ट स्टेटमेंट था दोस्तों। तो ये हमारा एक्सप्लेन है, आप इसको दोस्तों एक बार रिवीजन कीजिए।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। दोस्तों ये करंट का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसमें लेसन कीजिए और अपना आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, नीचे हमारा कोट है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग इसका एनालाइज करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सावधानी से दोस्तों इस स्टेटमेंट को समझ के हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों हमारे स्टेटमेंट नंबर 1 है, इस योजना के अंतर्गत 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की आय सहायता प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोग जानते हैं 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों के खाते में इस योजना के तहत दिए जाते हैं। यानी स्टेटमेंट नंबर ये हमारा यहाँ पे सही है। तो दोस्तों ये हमारा सही होगा। अब हम लोग स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ते हैं। यह केवल उन्हीं किसान, दोस्तों ये उन्हीं किसान लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, उन्हीं किसान परिवारों के लिए उपलब्ध है जो सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं। 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि, दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यहीं से दोस्तों थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आपके समझ में ना आए या आप दोस्तों जल्दबाजी करें तो आंसर्स आपके गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट था। तो दोस्तों ये गलत है आपका, क्योंकि जो सामूहिक रूप से दोस्तों ये आपका यहाँ से गलत हो जा रहा है। 2 हेक्टेयर तक की किसी भूमि के लिए स्वामी है, जो कि गलत है दोस्तों। और तीसरा स्टेटमेंट हम लोग जानते हैं, देखते हैं। इस योजना को केंद्र सरकार की 100% वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। दोस्तों 100% वित्तीय सहायता आप लोग जानते हैं इस योजना के तहत किया जा रहा है। यानी दोस्तों हमारा ये भी सही हो रहा है यहाँ पे, और 3 भी सही। ये दोस्तों 2 हेक्टेयर प्रारंभ में माना गया था, जो कि नहीं है कार्यान्वित। तो दोस्तों 2 हमारा गलत हो रहा है, 1 और 3 हमारे सही है। हमारे आंसर बनेंगे विकल्प नंबर सी, 1 और 3। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करेंगे ताकि बराबर हमें क्लियर रहे, हम इससे प्रिपेयर रहें। यह दोस्तों पीएम किसान से हमारा एक्सप्लेन, हम लोग इसको रिवीजन करेंगे दोस्तों, पुनः अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान दोस्तों केंद्र सरकार की 100% वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना, यहाँ तक हम लोग जानते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट में देख ही चुके। 4 नंबर स्टेटमेंट हमारा यही था। 3 नंबर को स्टेटमेंट दोस्तों, और इस योजना आगे दोस्तों, इस योजना के तहत 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता प्रदान की जाती है, हम जानते ही हैं। आगे दोस्तों आरंभ में यह योजना या लघु या सीमांत किसान पर, दोस्तों आरंभ में ये योजना लागू की गई थी, जो कि बाद में चेंज की गई। दोस्तों जिनका सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर तक की कृषि और भूमि पर स्वामित्व वर्तमान में देश में भू स्वामित्व वाले किसान परिवार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। दोस्तों वो जो स्टेटमेंट दिया गया 2 वो आरंभ में था। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये एक्सप्लेन होगा, इसका आंसर है दोस्तों, ये एक्सप्लेन है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। उन्नीस सौ 22 के बारदोली प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है हमें बताने दोस्तों। आप इसको जो आधुनिक भारत से जोड़ रही है दोस्तों, ये आधुनिक भारत का क्वेश्चन ही है। बारदोली प्रस्ताव काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से यूपीएससी प्रीलिम्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाते हैं दोस्तों, वहीं से जुड़ा एक क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, हम इसका अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हमें सही कथन बताने दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों से नमक सत्याग्रह आरंभ करने का निवेदन किया गया, ये पहला स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा, इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, दूसरा है दोस्तों। तीसरा नंबर, इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन हुआ, ये तीसरा दोस्तों। और चौथा, इस प्रस्ताव के माध्यम से बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया गया, ये चौथा है दोस्तों। 4 स्टेटमेंट हमारे पास, हमें सही बताने हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। 1922 के बारदोली प्रस्ताव के संबंध में, तो दोस्तों इसके माध्यम से हमारे स्टेटमेंट नंबर ये क्या है, इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों से नमक सत्याग्रह आरंभ करने का निवेदन किया गया।
बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। आप लोग जानते हैं बारदोली सत्याग्रह का नमक कानून, यहाँ से दोस्तों कोई ऐसी बात नहीं रखी गई कि इसके माध्यम से स्थानों पर नमक सत्याग्रह आरंभ करने का निवेदन किया जाए। दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस लिया। ये बिल्कुल सही दोस्तों, 1922 आप चौरी चौरा जानते होंगे यहीं से जुड़ा हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। हमारा दूसरा बिल्कुल सही दोस्तों, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन हुआ। इसके परिणाम से कांग्रेस, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी स्वराज का गठन बारदोली सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। आप लोग इसको सी नंबर स्टेटमेंट दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जो कि बिल्कुल हमारा गलत है दोस्तों। और डी नंबर देखते हैं, इस प्रस्ताव के माध्यम से बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से बारदोली, दोस्तों ये घुमा के दिया जा रहा है, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इस प्रस्ताव के माध्यम से बारदोली सत्याग्रह आरंभ किया गया, ये गलत है दोस्तों। और हमें सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पे 1922 बारदोली सत्याग्रह से जुड़ा दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, जो कि बिल्कुल दोस्तों क्लियर स्टेटमेंट है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर भी यही होगा, विकल्प नंबर बी। यहाँ पे आंसर हमारा दोस्तों विकल्प नंबर बी होगा। 1922 के बारदोली प्रस्ताव के संबंध में दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है दोस्तों। हमारा आंसर भी यही होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए दोस्तों थोड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं, इसका एक्सप्लेन, और पुनः अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1922 में फरवरी के पहले सप्ताह, आप यहाँ से देखिए दोस्तों, में असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा की पुलिस चौकी, दोस्तों हम लोगों ने भी इसको अध्ययन कर ही लिया, पर हमला कर दिया और आग लगा दी, जिससे चौकी में उपस्थित सभी लोग मारे गए। ये 1922 से जुड़ा हुआ है दोस्तों, फरवरी 1922। और 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेताओं की बारदोली की में बैठक हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है दोस्तों। बारदोली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। बारदोली सत्याग्रह कर न देने से संबंधित आंदोलन था। कैसा था दोस्तों? बारदोली सत्याग्रह जो था वो जुड़ा हुआ था किससे दोस्तों? कर से, कर न देने से संबंधित आंदोलन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यह हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम ये क्वेश्चन आपको देंगे, जिसका दोस्तों आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, और पुनः दोस्तों हम अपना अगला वीडियोस देखेंगे। चलिए दोस्तों हम अपना लास्ट क्वेश्चन आज का अध्ययन करते हैं। गदर आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ ये भी दोस्तों पॉलिटी और से भी कह सकते हैं दोस्तों, और आप इसको विशेषता दोस्तों आधुनिक भारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है गदर आंदोलन। तो चलिए दोस्तों हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, नीचे हमारा कूट है, जिसके माध्यम से दोस्तों हमें आंसर देने हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। गदर आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक था। गदर दोस्तों ये पूरी तरह से आधुनिक भारत का ही क्वेश्चन है, पॉलिटी से आपका नहीं होगा। गदर आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक था, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों। दूसरा नंबर स्टेटमेंट, वर्ष 1915 में सभी आंदोलनकारियों ने सर्वसम्मति से रास बिहारी बोस को अपना नेता माना था। 3 नंबर स्टेटमेंट, आंदोलन के कई नेता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। और 4 नंबर स्टेटमेंट है दोस्तों, यह आंदोलन भारत से बाहर क्रांतिकारी विचारधारा की एकमात्र सशक्त अभिव्यक्ति था। ये 4 हमारे स्टेटमेंट है दोस्तों। पुनः हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों और एनालाइज करके इसके आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं। गदर आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारा दोस्तों स्टेटमेंट है, एक टॉपिक है। गदर आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक था, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। सांप्रदायिक नहीं था, आदर्शवादी था। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों। दूसरा नंबर स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? ये एक हमारा चूंकि गलत हो गया तो हम थोड़ा सा दोस्तों इसमें भी चलते हैं। एलिमिनेशन पद्धति को अपनाने के लिए विकल्प को दोस्तों थोड़ा सहायता करते हैं। हमारा 2 विकल्प कट गया है दोस्तों। ये एक नंबर स्टेटमेंट गलत होने से हमारे 2 विकल्प कट चुके हैं। हमारे पास 2 विकल्प बचे, ये और सी। यानी दोस्तों जहां हमें 25% आशा थी सही जाने की 4 विकल्प के अनुसार, वहां आप
50-50% हो गया है दोस्तों, ये ही स्टेटमेंट कट जाने के कारण। इस तरह से दोस्तों एलिनेशन करने का फ़ायदा होता है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1915 में सभी आंदोलनकारियों ने सर्वसम्मति से रासबिहारी बोस को अपना नेता माना था। बिल्कुल सही दोस्तों, वर्ष 1915 में सभी आंदोलनकारियों ने सर्वसम्मति से रासबिहारी बोस को अपना नेता माना था। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा दोस्तों। तो अब हम देखते हैं, अभी हमारा दोस्तों ये और सही दोनों में सही जाने की पूरी संभावना है। तीसरा नंबर स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। आंदोलन के कई नेता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। बिल्कुल सही दोस्तों, आंदोलन यहाँ सांप्रदायिक गलत हुआ दोस्तों, आदर्शवादी और समाजवादी विचारधारा थी गदर आंदोलन की, ना कि सांप्रदायिक थी। तो तीसरा दोस्तों हमारा ऐसे ही बन गया है कि तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दोस्तों तीसरा भी सही है, तो केवल 2 यहाँ पे आपका पहला भी कर जाएगा। आंसर आपका बन चुका है लगभग दोस्तों, 2 और 3 विकल्प नंबर सी यहाँ पर हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन हम दोस्तों चौथे स्टेटमेंट का भी अध्ययन यहाँ पे कर लेंगे। चौथा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, यह आंदोलन भारत से बाहर क्रांतिकारी विचारधारा की एकमात्र सशक्त अभिव्यक्ति थी, जो कि गलत है दोस्तों, ये एक मात लग जाने के कारण। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्लियर आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। विकल्प में दोस्तों हमारा आंसर बन रहा है विकल्प नंबर सी 2 और 3। तो ये दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ेंगे। पुनः दोस्तों हम लोग अपने एक क्वेश्चन का दोस्तों अध्ययन करेंगे, उसका दोस्तों आपको आंसर हमें कमेंट के माध्यम से देना है दोस्तों। आप लोगों को हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों उस क्वेश्चन के आंसर का। चलिए दोस्तों गदर आंदोलन से थोड़ा सा एक्सप्लेन पढ़ते हैं पहले। गदर आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक नहीं था दोस्तों, जो कि हमारा पहला स्टेटमेंट था, बल्कि लोकतांत्रिक था, समाजवादी था दोस्तों। इस तरह से पहला स्टेटमेंट हमारा गलत गया था। गदर आंदोलन की विचारधारा की विशेषता इसका लोकतांत्रिक व समतावादी चरित्र था, परंतु लाला हरदयाल जैसे नेता समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे और उन्होंने इसे गदर आंदोलन से भी जोड़ा था। संभवतः इसी का प्रभाव था कि अनेक गदर क्रांतिकारी आने वाले वर्षों में कम्युनिस्ट व किसान नेता बन गए। वर्ष 1915 में आंदोलनकारियों ने रासबिहारी बोस को अपना नेता चुना था दोस्तों, जो कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट था। गदर आंदोलन भारत से बाहर क्रांतिकारी विचारों की सशक्त अभिव्यक्ति थी। बिल्कुल सही दोस्तों, किंतु यही एकमात्र अभिव्यक्ति नहीं था, ये एकमात्र के कारण जो कि हमारा लास्ट का स्टेटमेंट गलत गया था। क्रांतिकारियों ने विशेष रूप से ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अफगानिस्तान, जर्मनी तथा पेरिस को अपने राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रयुक्त किया, न कि एकमात्र जो यहाँ पे लगा था दोस्तों हमारा चौथा गलत गया। तो ये हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था, जिसका हम लोगों ने दोस्तों अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग जो कि जिसका उत्तर आप लोगों को दोस्तों देने हैं कमेंट के माध्यम से, ये हमारा वो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक दोस्तों की विशेषताओं के संदर्भ में हमें 5 कथन है उस पर विचार करने हैं और एलिनेशन करके आंसर देने हैं दोस्तों। पहला स्टेटमेंट क्या है, इसकी गति शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक होती है। दूसरा स्टेटमेंट दोस्तों, ये सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं। और तीसरा दोस्तों, तीसरा है दोस्तों चक्रवात के केंद्र में वायुदाब अधिक होता है। और चौथा नंबर है दोस्तों, ये व्यापारिक पवनों की दिशा में गतिशील होते हैं। पांचवा नंबर है दोस्तों, सामान्यतः इसका आगमन ग्रीष्म काल में होता है। सामान्यतः इसका आगमन ग्रीष्म काल में होता है। तो ये दोस्तों आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट के माध्यम से देने हैं। थोड़ा सा दोस्तों एक बार इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अध्ययन हो जाए। आप एलिनेशन पद्धति को दोस्तों इसमें अपनाएंगे। आपका स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको आप समझिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में दोस्तों है स्टेटमेंट ये का दोस्तों, इसकी गति शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि ये उष्ण दोस्तों यहाँ पे शीतोष्ण कह रहा है, चक्रवातों की तुलना में अधिक होती है। इस तरह से दोस्तों आप गेस लगा के यहाँ एलिमिनेशन कीजिएगा। दूसरा हम भी पढ़ देते हैं दोस्तों, ये सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं। ये हमारा दूसरा दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों के ऊपर तीव्र गति से चलते हैं, ये नहीं चलते दोस्तों, इस पर आप गेस लगाइएगा। तीसरा पढ़ते हैं, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब अधिक होता है या कम होता है, ये आप बताना। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है, उच्च होता है या निम्न होता है।
और दोस्तों 4 नंबर स्टेटमेंट है, ये व्यापारिक पवनों की दिशा में गतिशील होते हैं। व्यापारिक पवनों, यहाँ दोस्तों आपको अच्छा से जोड़ने हैं। व्यापारिक पवने कहाँ से चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का दोस्तों क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, कहाँ पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से बनेगा आपका चौथा नंबर स्टेटमेंट। और पांचवा दोस्तों, सामान्यता एक शब्द लगा हुआ दोस्तों जो यूपीएससी प्रीलिम्स का काफ़ी माना जाना शब्द, और एकमात्र केवल, ये सब आप जानते ही होंगे। इसका आगमन ग्रीष्म काल में होता है दोस्तों, यहाँ ग्रीष्म काल दिया हुआ, ग्रीष्म उष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ से दोस्तों आप चौथे स्टेटमेंट का गेस कीजिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ग्रीष्म काल जुड़ा हुआ दोस्तों शब्द है। तो इस तरह से दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देने हैं दोस्तों कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियोस में। इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब रखें दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप क्रम रूप से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक और अगले वीडियोस के साथ। दोस्तों नमस्कार।